नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन करते हुए उस क्रम में आज हम लोग संस्मरण विधा का अध्ययन करेंगे। और पिछली कक्षा में जब हम लोग आत्मकथा पढ़ रहे थे तो अंत में हमने आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर होता है इस विषय में चर्चा की थी। आज फिर से हम उसी को समझ लेते हैं। बेटा, संस्मरण और आत्मकथा दोनों ही आत्मपरक विधाएं हैं। आत्मपरक विधा होने का मतलब कि इसमें व्यक्ति का अपना जीवन प्रधान होता है। व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव आदि के आधार पर रचनाएं रखता है, रचनाएं गढ़ता है। ठीक है। अब इस क्रम में हम लोग इस शब्द की व्युत्पत्ति और इसकी जो कुछ भी बातें होती हैं उसको समझते हैं। संस्मरण शब्द सम्यक धन स्मरण शब्दों के योग से बना है। करे बेटा, जो संस्मरण शब्द है वो सम्यक धन स्मरण शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है ठीक से याद करना। किसी चीज को बेटा ठीक से अच्छे से याद करना, यानी स्मृति की किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत कर देना कि वह आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाए और आपके अंदर भाव उत्पन्न करे, आपके अंदर रसात्मक वृत्ति का संचार करे। यह बेटा आवश्यक है। इतना तो आप लोग अवश्य मानिए कि किसी भी साहित्यिक विधा के लिए, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, एकांकी हो, सबके अंदर एक विशेषता आवश्यक है कि वह आपके अंदर रसात्मक अभिव्यक्ति या रसात्मक अनुभव को उत्पन्न करे। यानी जो लिखा गया है वह आपको आपके मन की सीमाओं से तोड़ करके, उससे निकाल करके लेखक की मन की सीमाओं में ला करके प्रवेश करा दे। जो लेखक के मन में चल रहा है वही आपके मन में चलना चाहिए। तो यही क्या है बेटा, रसात्मक अनुभूति है। आगे देखते हैं। करें संस्मरण आत्मपरक विधा है। संस्मरण आत्मकथा के अंश की तरह हो सकता है। करें बेटा, जो संस्मरण है वो आत्मपरक विधा है, इसलिए किसी आत्मकथा के अंश के जैसा दिख सकता है। यानी ऐसा लग सकता है कि किसी आत्मकथा का एक हिस्सा है, या कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि कुछ आत्मकथाओं के अंशों को अलग अलग पुस्तकों में प्रकाशित करके उसे संस्मरण का नाम भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लेखक स्वयं प्रधान न होकर अन्य दूसरा व्यक्ति प्रधान होता है। बेटा, आत्मकथा और संस्मरण में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आत्मकथा के केंद्र में व्यक्ति खुद होता है, लेकिन संस्मरण के केंद्र में वह खुद न होकर के कोई दूसरा व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर मैंने बताया था कि आप लोगों ने छोटी कक्षा में हरिभाऊ उपाध्याय का आचार्य द्विवेदी पढ़ा है, या काका कालेलकर का कस्तूरबा पढ़ा है। ये संस्मरण है बेटा। देखिए, इसमें स्वयं हरिभाऊ उपाध्याय महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार से बेटा काका कालेलकर अपने संस्मरण में खुद प्रधान नहीं थे, बल्कि उनके संस्मरण में कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी प्रधान थी। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है जो इसको आत्मकथा से या आत्मकथा के किसी एक अंश से अलग करती है। आगे हम लोग चलते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरणों को हिंदी के पहले संस्मरण के रूप में माना जाता है। बेटा, ये माना जाता है कि हिंदी में संस्मरण विधा की फुटकर शुरुआत बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा की गई, और उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी से मुलाकातों के आधार पर जो लेख लिखे थे उन्हें संस्मरण की शुरुआत मानी गई। ये माना गया कि हिंदी में संस्मरण विधा का सूत्रपात यहीं से होता है। लेकिन बेटा ये फुटकर रचनाएं थी, एक पूरा का पूरा संग्रह, यानी एक ऐसी पुस्तक जो सिर्फ संस्मरणों पर आधारित थी। अगर ऐसी पुस्तक की बात करें तो पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह माना जाता है। तो बेटा यहाँ पर यह माना जा सकता है कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित जो पद्म पराग है वह हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह है, यानी पूरी पूरी किताब जो संस्मरणों पर ही आधारित थी। अब आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। संस्मरण विधा को हिंदी में शुरुआत चाहे जिसने की, पहली पुस्तक चाहे जिसने लिखी, लेकिन हिंदी में जिनके संस्मरण सबसे अधिक
पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं, उनमें महादेवी वर्मा जी हैं। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, और बेटा देखिए यहाँ पे एक छूट गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतीत के चलचित्र। अब इस क्रम में बेटा हम लोग और भी जो संस्मरण लिखे गए हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दो तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ संस्मरण, एक तरफ लेखक, फिर लेखक और संस्मरण। शुरुआत करते हैं। मनमथनाथ गुप्त, ये बेटा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह आदि के संपर्क में थे, और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो उस युग को समझने में बहुत सहायक है। इसको कहते हैं क्रांति युग के संस्मरण, उनकी पुस्तक का नाम है। चंद्र प्रकाश गुप्त, मिट्टी के पुतले। इलाचंद जोशी, गोरकी के संस्मरण। बेटा गोरकी, मैक्सी गोरकी रूस के बहुत बड़े लेखक हैं। इनका उपन्यास माँ पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। बेटा माँ उसका हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में नाम मदर है, वो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसी प्रकार राधिका रमण प्रसाद सिंह का संस्मरण संग्रह है टूटा तारा। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग। हरिवंश राय बच्चन, नैज पुराने झरोखे। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पांव। अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया। जानकी वल्लभ शास्त्री, स्मृति के वातायन। वातायन आप लोग जानते हैं खिड़कियों को कहते हैं, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा, कुछ संस्मरण। रागेय राघव पुनः। हरिभाऊ उपाध्याय, मेरे हृदय देव। निर्मल वर्मा, दिल्ली शहर दर शहर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले शंख बजे। विवेकी राय, मेरे सुहृद मेरे श्रद्धेय। आंगन के बंधनवार। ये बेटा हम लोगों ने पहले तालिका में देखा, दूसरी तालिका में देखते हैं। कृष्णा सोबती, हम हशमत। मार्फत दिल्ली, शब्दों के आलोक में। इसी प्रकार बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत सुंदर संस्मरण है इनके। मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें। इसी क्रम में श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा, और सन 42 के संस्मरण। बेटा 42 असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण वर्ष। इसके बाद कह रहा है बेटा कि शांति प्रिय द्विवेदी, पद चिन्ह, स्मृति और कृतियां। ये बेटा शांति प्रिय द्विवेदी के संस्मरण है। रामधारी सिंह दिनकर जी का लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियां। ये बेटा दिनकर जी का बड़ा ही सुंदर संस्मरण संग्रह है ये, विशेष करके लोकदेव नेहरू पठनीय है, पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि नेहरू जी के युग को, उनके बोध को समझा इसके बिना नहीं जा सकता है। और एक चीज और बेटा बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये संग्रह अवश्य लिखा है स्मरणों का, लेकिन इतिहास जानता है कि समय समय पर अगर नेहरू जी के विरुद्ध कोई स्वर सबसे मुखर रहा साहित्य में तो रामधारी सिंह दिनकर जी का ही रहा। जैनेन्द्र कुमार, ये और वे। गांधी कुछ स्मृतियां। इसी प्रकार बेटा विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने में, और इनका दूसरा स्मृति संग्रह है मेघरे अग्रज, मेरे मीत, और बेटा तीसरा है सृजन के सेतु। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। अनीता राकेश, मोहन राकेश जी की पत्नी। चंद शतरें और अंतिम शतरें। फणीश्वर नाथ रेणु जी, बेटा रेणु जी जितने सुंदर साहित्यकार थे उतने कुशल पत्रकार भी थे, और उनके द्वारा लिखे गए संस्मरण बड़े सुंदर हैं। वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ, बातों बातों में। हरिशंकर परसाई, हम एक उम्र से वाकिफ है, जाने अनजाने लोग, जाने पहचाने लोग, सॉरी।
मैत्री पुष्पा, ये थोड़ा सा लिखते समय लगता है गलती हो जा रही है। मैत्री पुष्पा, वह सफर था कि मुकाम था, उपेंद्रनाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन टमंटो, उर्दू के बड़े ही लोकप्रिय और यशस्वी साहित्यकार हैं और इनके लिए भी यही कहूंगा कि बेटा जिसको अवसर मिले मंटो को अवश्य पढ़े। ज्यादा अपनी कम पराई। अंत बेटा राहुल सांकृत्यायन जी के संस्मरणों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उनका नाम पढ़ लेते हैं। शांति निकेतन में बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ हूं असहयोग के साथी। तो इसी के साथ संस्मरण विधा का सामान्य परिचय हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब रेखा चित्र के विषय में बता देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी रेखा चित्र और संस्मरण में जो अंतर है उसको समझना आवश्यक है। बेटा रेखा चित्र जो है वो चित्रकला का शब्द है, जिसको अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। किसी चीज के को याद रख करके अपनी स्मृति के आधार पर रेखाओं की मदद से उसको पुनः उकेर देना, यही क्या है, स्केच है, और यही हिंदी में रेखा चित्र कहलाता है। अंतर क्या है बेटा, इसको समझते हैं हम लोग। हिंदी में जो सबसे बड़ा अंतर निकल करके आया है इन दोनों विधाओं में, वो ये है कि संस्मरण प्रायः महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ा होता है, जबकि रेखा चित्र महत्वपूर्ण व्यक्तियों से या किसी बड़े व्यक्ति से न जुड़ करके सामान्य चीजों से जुड़ा होता है। बेटा उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे महादेवी वर्मा के पथ के साथी, ये बेटा उस समय के बड़े बड़े साहित्यकारों पर लिखा गया है। इसमें निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी और न जाने कितने बड़े नाम हैं, ये बड़े लोग हैं, ये संस्मरण है। जबकि बेटा मेरा परिवार, इसमें गौरा, सोना, मतलब बेटा एक गाय है, एक हिरनी है, इसी प्रकार से कुत्ते बिल्ली, उनके घर में जो कुछ भी है, एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम गिल्लू है, इन सबके विषय में उन्होंने लिखा और इसको क्या कहा गया, रेखा चित्र। तो रेखा चित्र और संस्मरण में बेटा ये कोई मानक अंतर तो नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है, जो पाया है कि साधारण व्यक्ति के विषय में यदि लिखा जाता है तो वह रेखा चित्र माना जाता है, जबकि जहां पर व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए वहां पर क्या होता है, संस्मरण होता है। तो बाकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। जय हिंद।